नमस्कार। अब तक हमने पढ़ा प्राकृतिक संसाधनों के अंतर्गत जल के बारे में। जल जल जो कि मानव के लिए उपयोगी है, उसकी विशेषताओं के बारे में, जल के प्रदूषण होने में मानव की क्या भूमिका रही है, क्या हस्तक्षेप रहे हैं, उनके बारे में अध्ययन किया। और जल को हमें शुद्ध रखना क्यों आवश्यक है, इसके बारे में भी हमने अध्ययन किया। आज हम प्राकृतिक संसाधनों के अंतर्गत ही दूसरा जो संसाधन जो कि मानव के लिए, हम सभी के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी है, उसमें हम भूमि का अध्ययन करेंगे। भूमि, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज जो लैंड है, भूमि है, प्राकृतिक देखा जाता है कि भूमि की जो सबसे ऊपरी जो परत है, जो इतनी ज्यादा उपजाऊ नहीं होती, जिसके अंतर्गत हम उससे जो निचली जो परत मानी जाती है उसे उपजाऊ माना जाता है। ऊपरी भूमि का उपयोग व्यक्ति और मनुष्य या पशु पक्षी अपना अलग अलग रूप में करते हैं। मानव के लिए सबसे ज्यादा जो उपयोगी है वह है भूमि की ऊपरी सतह, जिसको अगर हम संकुचित अर्थ में कहें, भूमि की अगर हम ऊपरी सतह को ही लेते हैं तो भूमि को हम पूरी तरह परिभाषित नहीं कर सकते हैं। उसके हम अगर हम व्यापक अर्थ को लेते हैं, उसके अंदर का हम ऊपरी सतह के साथ साथ उसके निचले स्तर को भी जोड़ते हैं, तब वो पूरी भूमि कहलाती है। भूमि के अंदर जो छुपे हुए तत्व हैं, छुपी हुई चीजें हैं, जिनको हम मानव के लिए उपयोगी मानते हैं, संपूर्ण जीवन के लिए उपयोगी मानते हैं, और प्राकृतिक संसाधनों में इसकी जो श्रृंखला है ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। जो इकोलॉजी है, हमारी पारिस्थितिकी है, उसके अंतर्गत भी भूमि का अपना एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। भूमि के महत्व के अंतर्गत सबसे बड़ी जो पहला महत्व है वह है फॉर ह्यूमन रेजिडेंस। रेजिडेंस आप जब भी जानते हैं, आवास। आवास, अगर व्यक्ति को रहने के लिए घर चाहिए तो वो कहाँ बनाएगा? हवा में बना नहीं सकता है, उसे आकाश में बना नहीं सकता है, तो वो बनवाता है तो अपना वो घर भूमि पे ही बना सकता है, जहां पर वो अपना स्थान पर अपना एक आवास बनाता है, जहां वो अपना जीवन जीता है। अपन सभी जानते हैं इस बारे में कि भूमि का जो अपना एक आकार है, उसमें जो उपयुक्त वास्तुकला है, वो भवन है, वो सारे के सारे भूमि के ऊपर ही निर्मित किए जा सकते हैं। भूमि में जो सबसे बड़ी बात है, आश्रय के रूप में भूमि को देखा जाता है। चाहे वो जंतु हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, सभी के लिए भूमि एक आश्रय के रूप में होती है, आवास के रूप में होती है, जहां वो अपना जीवन एक स्थान के रूप में जीता है। अब आप सभी जानते हैं कि भूमि के अंदर गुरुत्वाकर्षण की क्षमता होती है। गुरुत्वाकर्षण, आपने गुरुत्वाकर्षण के बारे में जाना है कि कोई भी चीज है वो धरती अपनी ओर खींचती है। जो एक चुंबकत्व तत्व है वो नीचे की ओर आकर्षित करता है। इस चुंबकत्व तत्व में भूमि की एक सबसे बड़ी चीज है कि हर प्राणी को, हर तत्व को वो अपने ऊपर रखने की या अपने अंदर समाहित करने की क्षमता रखता है। तो भूमि का जो गुरुत्वाकर्षण है, वही गुरुत्वाकर्षण ही व्यक्ति को एक आवास या एक स्थान प्रदान करता है। इसके साथ ही हम देखते हैं कि संसार में जो दिन प्रतिदिन चमक धमक के कारण हम बड़ी से बड़ी जो बिल्डिंग बना सकते हैं, हजारों की संख्याओं में व्यक्ति अपना जनसंख्या है जो वो अपना एक स्थान ले सकती है। जो दूसरा उत्पादन है, बेसिस ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन के आधार पर भी भूमि का अपना एक महत्वपूर्ण योगदान है। उत्पादन, भूमि के अंतर्गत ही कृषि के रूप में हम फसल का कहें, फलों का कहें, सब्जियों का कहें, इन सभी का हम उत्पादन करते हैं। इसके साथ साथ ही जैसे उत्पादन में प्रमुख भोज्य पदार्थ हैं, गेहूं है, जौ है, चना है और कपास है, ये भी है। जो चीजें ऐसी हैं जो कि मानव के लिए ज्यादा उपयोगी रही हैं, और ये जो भूमि है, भूमि के अंदर ही ये इन चीजों का उत्पादन किया जा सकता है। और इसमें भूमि का प्रत्यक्ष रूप में योगदान और कुछ मात्रा में अप्रत्यक्ष रूप में योगदान रहता है। प्रत्यक्ष रूप में योगदान इस तरह रहता है कि वो भूमि उस चीज का, फसल का उत्पादन करती है, और अप्रत्यक्ष रूप में इस रूप में होता है कि भूमि के अंदर जो समाहित जो खनिज तत्व हैं वो सारे के सारे फसल के अंदर अपने आप ही एक प्राकृतिक रूप में पहुंच जाते हैं, और उन तत्वों को हम उन सब तत्वों का उपभोग करते हैं, और उस उपभोग के आधार पर हम अपना जीवन चलाते हैं। इसी के साथ में हम देखते हैं कि संतुलित भोजन की पूर्ति भी भूमि के द्वारा ही हो सकती है। भूमि ही है जो कि संतुलित भोजन आपको उपलब्ध करवा सकती है। तीसरा है बेस फॉर ग्रीन ट्रीज।
हरे पेड़ पौधे, आप सभी जानते हैं जितने भी हरे पेड़ पौधे हैं वो भूमि पर ही उग सकते हैं। उसमें मिट्टी का अपना एक योगदान है। मिट्टी उस वृक्ष को की जड़ों को इस तरह जकड़ के रखती है कि उसको पूरा सीधा रखती है, उसको बढ़ाती है, उसका आकार वृद्धि करती है, उसी के साथ साथ वो फल का निर्माण भी करती है। तो इस तरह से हरे वृक्षों के लिए, हरे जो वृक्ष हैं वो वनस्पतियां हैं वो सारी की सारी भूमि के अंदर ही उग सकती हैं, भूमि में ही इसका निर्माण हो सकता है। फॉर फूड मटेरियल्स फॉर एनिमल्स, जानवरों के लिए, पशुओं के लिए भोज्य पदार्थ के रूप में भी भूमि का अपना एक योगदान है। जो कुछ ऐसी वनस्पतियां होती हैं जो भोजन के रूप में पशु चरते हैं, चरागाह के रूप में चरते हैं, कुछ खरपतवार है उनको चरा जाता है, कुछ हरी घास है, चारा है, और अनेक प्रकार की जो वनस्पतियां हैं, विभिन्न प्रकार की जो वनस्पतियां हैं वो पशु उसको भूमि के द्वारा ही उसको प्राप्त हो सकते हैं, वो भोज्य पदार्थ के रूप में प्राप्त होते हैं। फिर है मेथड्स ऑफ मिनरल मटेरियल्स, मदर्स ऑफ मिनरल मटेरियल्स, जो खनिज पदार्थों की जननी है। भूमि को खनिज पदार्थों की जननी इसलिए माना जाता है कि जितने भी खनिज पदार्थ हैं जिसे हम यातायात के रूप में, भोजन पकाने के रूप में उपयोग में लेते हैं, वो सारे के सारे भूमि के अंदर ही हमें प्राप्त हो सकते हैं। और इसमें भूमि को जन्मदात्री के रूप में, खनिज पदार्थों की जन्मदात्री के रूप में भूमि का अपना एक योगदान रहा है। और इस खनिज पदार्थों के उत्पादन का आधार ही भूमि है, जिसमें जितने भी औद्योगिक विकास की सुख सुविधाएं हैं वो भूमि के अंदर समाहित खनिज पदार्थों द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है। नेचुरल रेजिडेंस वाइल्ड एनिमल्स, वन्य जीवों का प्राकृतिक आवास। नेचुरल रेजिडेंस वाइल्ड एनिमल्स, वन्य जीवों का प्राकृतिक आवास, जितने भी वन्य जीव हैं उनको प्राकृतिक आवास के रूप में, जो प्रकृति है जिसमें पेड़ पौधे भी समाहित होते हैं और वन भी होते हैं, उन वनों में भूमि का अपना एक योगदान है, वहां उसको आवास स्थान करवाती है, वो रखती है। आप देखते हैं जंगल में बहुत सारी घास है, वहां मिट्टी भी है, जल भी है, सारी चीजें हैं, पर वो रहने के लिए जो स्थान है वो भूमि के रूप में ही प्राप्त होता है। अगर हम देखते हैं कि जल के अंदर जो जीव रहते हैं वो कहाँ रहते हैं, जल कहाँ रह सकता है, वो एक भूमि के ऊपर ही स्थिर रह सकता है, जल को हम हवा में नहीं रख सकते हैं। आप सभी जानते हैं, तो भूमि को, जल को स्थान देने के लिए में भूमि का भी अपना एक योगदान है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि भूमि हमारे जीवन के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है, जिसके अंतर्गत हम दैनिक क्रियाओं के औद्योगिक क्रियाओं तक, जो जितनी भी हमारी दैनिक क्रियाएं हैं, हमारा जो जीवन चलता है, उन क्रियाओं से लेकर के जितना भी औद्योगिक कार्य होता है, उन सभी में भूमि का अपना अलग अलग तरीके से योगदान रहता है, उसका एक अलग अलग इंपॉर्टेंस ही रहती है। फिर बात आती है आपको टाइप ऑफ लैंड, भूमि कितने प्रकार की होती है। भूमि का अगर हम वर्गीकरण की बात करें तो भूमि के वर्गीकरण को मुख्य रूप से 5 वर्गों में विभाजित किया गया है, जिसके अंतर्गत सबसे पहला वर्ग है नॉर्मल लैंड, सामान्य भूमि। सामान्य भूमि के अंतर्गत हम देखते हैं जहां पर जो मैदानी जो क्षेत्र है वो सारा का सारा सामान्य लैंड कहलाता है, जिसमें आवास का महत्वपूर्ण स्थान होता है, जहां पर जीव रहते हैं, जहां मनुष्य रहते हैं, वो सामान्य भूमि कहलाती है। इस भूमि में कुछ भूमि ऐसी होती है सामान्य भूमि में जहां पर खाद्यान्न, जो फसल का उत्पादन होता है, कृषि का उत्पादन होता है, वो भी इसी के अंतर्गत आता है। सामान्य भूमि पर ही फसल का उत्पादन किया जा सकता है। मिट्टी की बहुत ही मूल्यवान जो चीज है वो सामान्य भूमि के अंतर्गत ही प्राप्त होती है। भारत में अगर देखें आंकड़ों के अनुसार 25% भूमि को सामान्य भूमि के अंतर्गत रखा गया, केवल 25% भूमि ही सामान्य भूमि के अंतर्गत है। और इसकी जो मिट्टी है फसलों के उत्पादन के लिए, सामान्य जो भूमि है फसलों के उत्पादन के लिए सबसे ज्यादा कारगर सिद्ध हुई है। फिर दूसरा है बीट लैंड, जो नमी भूमि है। नम भूमि हम उसे कहते हैं जहां पर भूमि में जल स्रोत, आसपास की भूमि में जहां जल स्रोत पाए जाते हैं, समुद्र का आसपास का एरिया है, तालाबों के आसपास का एरिया है, झरनों के आसपास का एरिया है, इन सभी एरिया में हम देखते हैं कि वहां के आसपास के एरिया में जो नमी रहती है, भूमि में जो नमी रहती है, उसमें हम देखते हैं कि बहुत वर्षों तक जल भरा रहता है, और जो जब भरा रहता है उसके आधार पर ही कृषि का उत्पादन भी किया जाता है। नमी के कारण बहुत सारी ऐसी
वनस्पतियां उत्पन्न होती हैं, जल के अंदर वो वनस्पतियां उत्पन्न होती हैं, नमी क्षेत्र में वो वनस्पतियां उत्पन्न होती हैं जिसका पशु लोग चारे के रूप में उपयोग में लेते हैं। और कुछ वनस्पतियां ऐसी होती हैं जिसे हम औषधीय रूप में उपयोग में लेते हैं। आज वैज्ञानिक में जो आयुर्वेदिक जो चीजें, जो आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां हैं, उनका जो उपयोग है कुछ वीक लैंड के द्वारा उत्पादन के रूप में प्राप्त होता है। वेस्टलैंड, कुछ है बंजर भूमि। बंजर भूमि उसे कहते हैं जो कृषि के लिए उपजाऊ नहीं होती है, वहां बहुत कम मात्रा में होती है। बंजर भूमि के 3 प्रमुख उत्पादन स्तर माने गए हैं, जहां पर पानी का अभाव पाया जाता है, भूमि का जो उपली स्तर है वो उसका निचला स्तर है वो उपजाऊ नहीं होता है। इसके साथ ही वन संवर्धन कार्यक्रमों में तीव्र गति के क्रियान्वयन नहीं हो पाता है। और इसी के साथ ही हम देखते हैं कि जितनी भी बंजर भूमि है वह चट्टानी क्षेत्रों के होने के कारण वो बंजर भूमि कहलाती है। जितना भी चट्टान होंगे, आप जहां जहां पथरीली होगा, जहां भूमि पर पत्थर होंगे, पथरीली जो जगह होगी वहां पर कृषि या उत्पादन का कार्य नहीं किया जा सकता है। और ज्यादातर प्राकृतिक प्रकोप के कारण ये चट्टाने जब भूमि की जो मिट्टी को हटा देती है, सरका देती है, तो वो जो भूमि हो जाती है उसका जो ऊपरी जो उपजाऊ स्तर है भूमि का वो हट जाता है और उसमें वहां उत्पादन नहीं हो पाता है, तो वो कहलाती है बंजर भूमि। बंजर भूमि के अंतर्गत हम देखते हैं कि द्वितीय अवस्था में पानी का जो सबसे ज्यादा अभाव पाया जाता है और तृतीय अवस्था में देखते हैं कि कई तरह के देशों में बंजर भूमि क्षेत्रफल में सबसे ज्यादा अधिक मात्रा में पाई जाती है, क्योंकि प्राकृतिक प्रकोप भी समय समय पर होते हैं। क्योंकि जो अच्छी चीज है वो ज्यादा समय तक नहीं रहती है और जो खराब चीजें हैं वो काफी लंबे समय तक रहती हैं। इसका हम उदाहरण हम कई रूपों में देखते हैं, आम जिंदगी में देखते हैं। तो इसी तरह से जो बंजर भूमि है ये दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। बंजर भूमि का एक प्रमुख कारण ये भी है कि हम रासायनिक खाद का हम छिड़काव करते हैं अपने कृषि क्षेत्र में, तो वो केवल फसल, वो भूमि केवल साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, मुश्किल से 5 साल तक ही वो भूमि उपजाऊ बनी रहती है। उसके बाद में जब वो रासायनिक पदार्थ भूमि के अंदर मिलने लगते हैं तो वहां पर वो भूमि बंजर कहलाने लगती है, वो वहां पर फसल का उत्पादन नहीं करती है। इसी तरह से रेगिस्तानी भूमि, डेजर्ट लैंड का उत्पादन की कोई मतलब संभावना नहीं होती है। इसका प्रमुख कारण तो वनों का होना है, जल साधनों का अभाव होता है, वनों का अभाव भी होता है। कहीं कहीं कुछ क्षेत्रों में ऐसे वन पाए जाते हैं जहां पर छोटी पत्तियों वाले होते हैं, जैसे कि राजस्थानी जो क्षेत्र है यहाँ पर खेजड़ी पाया जाता है, कीकर पाया जाता है, बबूल होता है, आंकड़ा होता है। तो इस तरह से अलग अलग तरह के ऐसे वन होते हैं, परंतु यहाँ पर जल का अभाव होता है। जल के अभाव के कारण ये रेगिस्तानी भूमि कहलाती है। रेगिस्तानी भूमि में जो मिट्टी की मात्रा ज्यादा होती है, मिट्टी बहुत ज्यादा मात्रा में है और यहाँ पर आर्द्रता नहीं होती है और इसके धीरे धीरे जो संपूर्ण क्षेत्र मरुस्थल के रूप में परिवर्तन होने लगता है। कृषि की उत्पादन की दृष्टि से देखें तो तो जो रेगिस्तानी जो क्षेत्र है वहां पर उत्पादन बहुत कम होता है, परंतु राजस्थान में कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर वहां उत्पादन अलग तरीके का होता है, जैसे ज्वार है, बाजरा है, ये उत्पादन मुख्य माने जाते हैं जो रेगिस्तानी क्षेत्र में किए जाते हैं। तो भूमि में रेगिस्तानी भूमि का भी अपना एक मोटा अनाज उत्पादन करने में बहुत ज्यादा योगदान है। और रेगिस्तानी जो क्षेत्र है वो लगभग गुजरात है, राजस्थान है, पंजाब के क्षेत्र में का कुछ एरिया, राजस्थान तो पूरा रेगिस्तान से घिरा हुआ है, उसके साथ भी गुजरात और पंजाब का जो क्षेत्र है वो भी कुछ रेगिस्तान के कारण वो घिरा हुआ माना जाता है। और फिर तीसरा है मैंग्रोव रिलेटेड लैंड। मैंग्रोव रिलेटेड लैंड के अंतर्गत हम देखते हैं कच्छ वनस्पतियों संबंधी भूमि होती है। इस भूमि का नामकरण वनस्पतियों के नाम पर हुआ है। कच्छ जो वनस्पति ये 3 प्रकार की होती हैं, शीतोष्ण है, उष्णकटिबंधीय है और ज्वारीय क्षेत्रीय है। तो जो जहां पर उष्णकटिबंध, जहां पर गर्मी की जो मात्रा पाई जाती है, जिस भूमि में गर्मी की मात्रा ज्यादा पाई जाती है, और उष्णकटिबंध और ज्वारीय क्षेत्र, इस प्रकार से 3 प्रकार की वनस्पतियों के आधार पर कच्छ उत्पादन की भूमिका के भागों में इसको बांटा गया है। इसी के साथ में विश्व में कुल कच्छ वनस्पतियां जो 7% ही कच्छ वनस्पतियां पाई जाती हैं, जो वनस्पति संबंधी भूमि है ये पाई जाती हैं। इस प्रकार के उत्पादन के अंतर्गत हम देखते हैं कि मिट्टी में वन संसाधन को विकसित किया जाता है
वनस्पति के प्रति जागरूकता पैदा की जाए, जिससे वह वनस्पति का संरक्षण किया जा सके, उसमें वनस्पतियों को पौधशाला तैयार की जा सके। इस तरह से अलग अलग तरह की वनस्पतियां इसमें पाई जाती हैं टाइप ऑफ लैंड के अंदर, नॉर्मल लैंड, वीट लैंड, वेस्ट लैंड, डेजर्ट लैंड एंड मैनग्रोव रिलेटेड लैंड। तो इस तरह से जो भूमि है 5 रूपों में देखी जाती है। इसका अपना अपना एक अलग अलग कार्य है और वहां पर अलग अलग तरह से मानव इसका उपभोग करता है, उपयोग करता है। वनस्पतियों का अलग अलग तरीके से निर्माण होता है। तो इस तरह से भूमि का अपना एक प्रकार है, इसका एक वर्गीकरण है। फिर जो नेक्स्ट बात आती है सोर्स ऑफ लैंड पॉल्यूशन। तो सबसे बड़ा कारण है भूमि को प्रदूषित करने के अंतर्गत, जैसे जल प्रदूषित मानव के द्वारा किया जाता है, इसी तरह से भूमि प्रदूषण भी मानव के द्वारा ही समय समय पर इसको बढ़ावा दिया जाने लगा है। मानव की विवेकशील होते हुए भी इस कार्य को गति दी जा रही है। और भूमि में सबसे बड़ी जो चीज है, इसकी गुणवत्ता पूर्णतः नष्ट होती जा रही है। जहां भूमि की जो मिट्टी थी, जिसके द्वारा प्राकृतिक चिकित्सा की जाती थी, उस मिट्टी के लेप के द्वारा कई तरह के चर्म रोगों को दूर किया जा सकता था। ये देखा जाता था कि जब क्षत्रिय युद्ध में जाया करते थे, उनके शरीर को अगर बहुत सख्त बनाना होता था तो मिट्टी के द्वारा किया जाता था। कहीं कहीं महिलाएं भी इस मिट्टी का अपना अलग अलग तरीके से उपयोग करती थी। मिट्टी के बर्तन बना करके उसमें खाना बनाया करती थी। उस खाने का जो पकना होता था वो बहुत अलग तरीके का होता था। तो आज वर्तमान में वो मिट्टी प्राप्त नहीं हो पाती है। उसका प्रमुख कारण ये है कि वो मिट्टी प्रदूषित होती जा रही है। उसके प्रदूषण में भी मानव का ही सबसे ज्यादा योगदान रहा है। सबसे वाली बात है डोमेस्टिक वेस्ट मटेरियल। जो घरेलू जो अपशिष्ट पदार्थ हैं, वो सारे के सारे इस भूमि को प्रदूषित करने में लगे हुए हैं। इसमें हम देखते हैं कि हम जो घर के अंदर से निकलने वाला जो कचरा है, बहुत अलग अलग तरह का कचरा हम निकालते हैं। सूखा कचरा भी निकालते हैं, गीला कचरा भी निकालते हैं। वो सारा का सारा कचरा जब हम घर से निकालते हैं तो वो वहां हम सड़क पे फेंक देते हैं। सड़क से म्युनिसिपैलिटी के लोग लेके जाकर के जहां शहर के बाहरी क्षेत्रों में जहां भूमि है वहां पर डाल दिया जाता है। और फिर वहां पर क्या होता है, वो जो कचरा है जिसमें प्लास्टिक भी है, कागज भी है, कांच भी है, अलग अलग तरह के मटेरियल्स हैं, कुछ सब्जियां हैं, कुछ ऐसे फटे पुराने कपड़े हैं। तो इस तरह से ये सारी चीजें अलग अलग भूमि के अंदर मिल जाती है। क्योंकि और ये जो प्लास्टिक आप सभी जानते हैं वो कभी नष्ट नहीं होती है, वो वैसी की वैसी बनी रहती है। तो इस आधार पर जो डोमेस्टिक वेस्ट मटेरियल है उसके कारण भूमि दिन प्रतिदिन प्रदूषित होती जा रही है। वो जो कचरा है उसके अंदर अलग अलग तरह के केमिकल्स निकल के आते हैं। क्योंकि जब कचरे, सूखे कचरे और गीले कचरा मिल करके अपना एक केमिकल रिएक्शन बनाते हैं और कुछ एक ऐसे विनाशकारी तत्वों का निर्माण कर देते हैं जो भूमि को और ज्यादा खराब कर देते हैं। तो इस तरह तो भूमि को प्रदूषित करने में मानव के द्वारा दैनिक रूप में इसका सबसे ज्यादा हस्तक्षेप किया जा रहा है, भूमि को प्रदूषित किया जा रहा है। इसी के बाद है इंडस्ट्रियल वेस्ट मटेरियल। जो औद्योगिक जो अपशिष्ट पदार्थ है, बड़े बड़े औद्योगिक क्षेत्र हैं, वहां औद्योगिक क्षेत्र में पानी का उपयोग किया जाता है। पानी को जो वहां से जो निकलने वाला जो अपशिष्ट पदार्थ है, लिक्विड के रूप में भी अपशिष्ट पदार्थ होता है और जो कचरे के रूप में भी अपशिष्ट पदार्थ, वो सारे के सारे अपशिष्ट पदार्थों को जब औद्योगिक क्षेत्र से बाहर नदी नालों के माध्यम से भेजा जाता है, या वहां के जो कर्मचारी हैं वो भूमि के अंदर डालते हैं, तो वहां से भी वो सारी की सारी धीरे धीरे जो भूमि की जो प्रकृति की गुणवत्ता है वो नष्ट होने लगती है। और औद्योगिक अपशिष्ट जो प्रदूषण है वो द्वितीय प्रमुख कारण है भूमि को प्रदूषण करने का। फिर है तीसरा एग्रीकल्चर वेस्ट मटेरियल। कुछ अपशिष्ट पदार्थ है, कृषि के अपशिष्ट पदार्थ है, उसके द्वारा भी भूमि प्रदूषित होने लगती है। जैसे गेहूं की जो फसल कट जाती है उसके बीच की जो खरपतवार होती है वो भी भूमि के ऊपर ही रख दी जाती है। भूमि के ऊपर ऐसे स्थान पर डाल दी जाती है जहां भूमि पर वो काफी लंबे समय तक रहती है और उसके द्वारा भी भूमि की गुणवत्ता दिन प्रतिदिन नष्ट होने लगती है। और खरपतवार मुख्य रूप से जैसे गेहूं के पेड़ों का रह जाता है
पानी में सड़कर भूमि को हानि पहुंचाते हैं। जो जितने भी खरपतवार हैं वो जितने की जब भी बारिश का मौसम आएगा और उस बारिश के मौसम में वो जो खरपतवार उसके साथ सड़ेगा, गलेगा और उसके द्वारा वो बहुत अलग अलग तरह के रिएक्शंस करेगा और फिर वो भूमि को गुणवत्ताहीन बना मतलब उसकी गुणवत्ता को पूर्णतः नष्ट कर देता है। तो इस तरह से कृषि भी एक तरह से वेस्ट मटेरियल के रूप में भूमि को प्रदूषित करने में तीसरा प्रमुख कारण माना जाता है। एक्सिडिटी वो है अम्लीयता। अम्लीयता का प्रमुख कारण है कि अमोनियम सल्फेट की उर्वरकों की अधिक मात्रा का इसका उपयोग किया जाने लगा है। कभी कभी हम सिलिका, क्वार्टर्स अधिक मात्रा में उपयोग में करते हैं, जिसके कारण इसका जो भूमि की जो क्षारीयता एवं पोषक युक्त उर्वरक है वो पूरे के पूरे नष्ट हो जाते हैं। तो अम्लीयता भी भूमि को नष्ट कर देती है। अम्लीयता में एक सबसे बड़ा कारण यह है कि जो पहली बारिश होती है उस जो हवा के अंतर्गत तो जो गैसेस होती हैं वो उसके साथ क्रिया करके जब नीचे आती हैं वो भूमि को और ज्यादा प्रदूषित करने लगती हैं। तो इस तरह से जो प्राकृतिक गुणवत्ता को समाप्त करने में अम्लीय विकार का भी प्रमुख कारण रहा है। अम्लीय विकार होने से भूमि की जो उपजाऊ क्षमता है वो दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। फिर है साल्ट, क्षारीयता है। क्षारीयता में बहुत सारे ऐसे उत्पादक तत्व हैं जो भूमि को प्रदूषित कर रहे हैं। इसमें जैसे लवणों का वाष्पीकरण है, नहर के जल से लगातार सिंचाई का होना है। अगर नहर के जल से लगातार सिंचाई की जाएगी तो भी भूमि की उर्वरता नष्ट हो जाएगी। सोडियम नार्वेट जो नाइट्रेट है उस उर्वरकों का अधिक उपयोग होने से भी, क्योंकि सोडियम एक क्षारीय तत्व है, उसका उपयोग होने से भी जो भूमि है उसकी जो उपजाऊपन है उसकी गुणवत्ता वो नष्ट होने लगती है। उसके साथ ही हम मिट्टी में पीएच जो क्षमता है वो 7 से अधिक होता है। इसके कारण भी कई तरह की क्षारीयता उत्पन्न होने लगती है। फसलों का लगाना, जिप्सम का प्रयोग करना, जैविक खादों का उपयोग करना, लवणों का निक्षालन होना, इस तरह से अलग अलग तरह के कारण है जो क्षारीयता के कारण भूमि की गुणवत्ता दिन प्रतिदिन नष्ट होती जा रही है। फिर क्लाइमेट इफेक्ट, जो केमिकल इफेक्ट है, क्लाइमेट के आधार पर भी केमिकल इफेक्ट देखे गए हैं। जो रासायनिक पदार्थ है, जैसे हम रासायनिक मतलब कीटनाशकों का, कवकनाशकों का हम छिड़काव करते हैं, उसके द्वारा भूमि पूरी तरह नष्ट होने लगती है, जिसमें हम अमोनियम सल्फेट का उपयोग, सोडियम नाइट्रेट का उपयोग अलग अलग रूपों में करते हैं। तो इस तरह से जो रासायनिक चीजें हैं वो हम रासायनिक इफेक्ट भी भूमि को प्रदूषित करने में सबसे ज्यादा अपना योगदान देती है और इसके कारण भूमि दिन प्रतिदिन प्रदूषित होती जा रही है, जिसका हम उपयोग अगर हम फसल के उत्पादन के रूप में देखें तो उसमें से कुछ ऐसे तत्व हैं जिसके कारण हम बीमार होने लगते हैं। आज छोटे से बच्चे के अंदर बहुत सारे ऐसे उदाहरण आपको मिलेंगे। आप अपने आसपास के रिश्तेदारों में देखें या हॉस्पिटल्स में देखें या किसी जानकार के व्यक्ति के यहाँ देखें तो कई तरह की ऐसी बीमारियां जो खाने से होने लगती हैं। आजकल बच्चों के अंदर कई तरह की इस तरह की बीमारी होने लगी है कि अन्न को नहीं खा सकते। अन्न को खाने से उनके अंदर कई तरह के प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अन्न भी किसी न किसी रूप में बालक के अंदर, क्योंकि वो जिस भूमि में उगाया गया है वो अन्न बालक के अंदर एलर्जी के रूप में काम करता है और वो बच्चा अन्न नहीं खा सकता। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो अन्न को न खा करके लिक्विड के ऊपर अपना जीवन जी रहे हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं जो लैंड है उसका जो प्रमुख कारण है जिसमें जो भूमि की उर्वरकता दिन प्रतिदिन कम होने लगती है। तो और इसके साथ ही जो तीसरा है प्राकृतिक संसाधन में वन, जिसे हम बोलते हैं फॉरेस्ट भी एक ऐसा प्राकृतिक संसाधन है जिसके अंतर्गत हम पर्यावरण को सुरक्षित रखने में मानवीय क्रियाओं के संचालन में वन संसाधन का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान रहता है, जिसका उपयोग हम वृक्षों, पेड़ पौधों की अधिकता के लिए करते हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो वन अधिनियम के अंतर्गत हम वन क्षेत्र, बहुत सारा ऐसा क्षेत्र है जिसको वन क्षेत्र घोषित किया गया है। पेड़ पौधों, वनस्पतियों को ढके हुए जो क्षेत्र कहलाते हैं उन्हें हम वन कहते हैं। वनों के अंतर्गत हम देखते हैं कि जो ऑक्सीजन की जो मात्रा है जो भी आपको मिलती है वो वनों के द्वारा ही प्राप्त होती है। तो इस तरह से हम देखते हैं एक प्राकृतिक संसाधन है जो वनों के रूप में व्यक्ति को बहुत ज्यादा आवश्यक माना गया है। इसके बहुत सारे इंपॉर्टेंस है जो कि प्रोफेसर S.K. दुबे ने कहा है कि मानव के जन्म के समय से लेकर मृत्यु पर्यंत वनों के द्वारा ही प्रदत्त स्वस्थ संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति संबंधी एवं वार्षिक विकास संबंधी लाभों को प्राप्त किया जा सकता है।
जितना भी है वो सारे के सारे वनों के द्वारा है। जड़ी बूटियों का जो आप निर्माण होता है आयुर्वेद के अंतर्गत देखें, जो प्राकृतिक उपचार हैं उन सभी के अंतर्गत जो वन है उनका अपना एक अलग अलग औषधि के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। तो वनों की जो गुणवत्ता है वो भी एक प्राकृतिक संसाधन के रूप में मानव के लिए बहुत ज्यादा लाभकारी है। डायरेक्ट इंपॉर्टेंस बोले, अगर हम प्रत्यक्ष महत्व बोले तो सबसे बड़ा महत्व है व्यवसायिक महत्व। आप देखते हैं कि यूकेलिप्टस के जो पेड़ हैं उनको लगाने के बाद में लाभ और जो वर्तमान में मनुष्य का व्यवसाय जब से ज्यादा बढ़ने लगा है, बहुत से चंदन की लकड़ी है उसके द्वारा भी व्यवसाय बहुत ज्यादा हो रहा है। तो वनों का अपना एक व्यवसायिक रूप में भी बहुत ज्यादा महत्व है। पेड़ पौधों को लगाना और उनके जो बीज हैं, उनके जो फल हैं, उनके द्वारा भी व्यवसाय होता है, जो कि आप देखते हैं कि हम भी उसका उपभोग करते हैं। फिर है इंडिविजुअल इंपोर्टेंस और इंडस्ट्रियल इंपोर्टेंस। औद्योगिक महत्व के अंतर्गत देखें तो दिया सलाई, जो हम माचिस की तिल्ली हम जलाते हैं तो वो भी एक लकड़ी की बनी हुई होती है। उस लकड़ी के अंदर हम देखते हैं कि वो लकड़ी वनों के द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है और तभी वो माचिस की तिल्ली बनाई जाती है। जो हम घर में फर्नीचर उपयोग में लेते हैं वो भी औद्योगिक क्षेत्र में बहुत ज्यादा उपयोग, क्योंकि वहां पर वो सामान बनाया जाता है जो कि हम फर्नीचर का उपयोग करते हैं। बहुत सारे ऐसे प्लाईवुड की चीजें, बच्चों के खेलने के सामान है, वो भी वनों के द्वारा ही प्राप्त हो सकते हैं। तो औद्योगिक दृष्टि से भी हम इस वनों के महत्व को अस्वीकार नहीं कर सकते हैं। फिर है एबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, फिर है रोजगार की उपलब्धता। वनों के द्वारा भी व्यक्ति को रोजगार उपलब्ध होता है। इस रोजगार उपलब्धता के सबसे बड़ा कारण है कि उद्योगों में हजारों व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त हो सकता है। जो भी उद्योग है वहां पर वनों को लेके जाया जाता है, उनकी कटाई होती है और सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार मिल पाता है। तो कहने का मतलब यह है कि वनों का जो प्राकृतिक संसाधन है वो व्यक्ति के रोजगार में भी अपना एक अहम योगदान रखता है। फिर आती है बात अवेलेबिलिटी ऑफ द फ्रूट्स एंड सीड्स। सबसे बड़ा फल और बीजों की उपलब्धता के लिए भी वन बहुत ज्यादा उपयोगी है। वनों के द्वारा ही आपको फल प्राप्त होते हैं जिसे हम अपना भोजन के रूप में उसको ग्रहण करते हैं। बीज भी आपको वनों के द्वारा ही प्राप्त होंगे, जो पेड़ पौधे हैं उनके द्वारा ही आपको प्राप्त होंगे। उसके द्वारा आप नई फसल का या नए पौधे का निर्माण कर सकते हैं। फिर आती है बात आपका अवेलेबिलिटी ऑफ एनिमल फूड, जो पशु के भोजन की उपलब्धता के लिए। आप देखें जो पशु है वो चरागाह के रूप में वनों का उपभोग करते हैं। उस वनों के उपभोग के अंतर्गत सबसे बड़ी बात ये आ जाती है, पशुओं के लिए भोजन प्राप्त हो जाता है। पशु को भोजन के काम के रूप में जो वनस्पतियां हैं, कुछ ऐसी वनस्पतियां हैं जो जानवर है उसका उपभोग करते हैं। फिर आता है अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिसिन। अब दवाइयों के अंतर्गत भी हम इसकी उपलब्धता देखते हैं, जिसके अंदर आयुर्वेद सबसे ज्यादा इसमें कार्य कर रहा है, क्योंकि आयुर्वेदिक जितनी भी चीजें बनती हैं वो सारी की सारी जड़ी बूटियों के द्वारा बनती है। वो जड़ी बूटियां आपको वनों के द्वारा प्राप्त होती है। फिर हेल्पफुल टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो आपकी आर्थिक विकास है, जो भारत का आर्थिक विकास है, व्यक्ति का भी आर्थिक विकास है, वो वनों के द्वारा ही प्राप्त हो सकता है। जिसके अंतर्गत हम देखते हैं कि जो विदेशी मुद्रा की हम जो प्राप्ति है आप वनों के द्वारा बहुत ज्यादा प्राप्त कर सकते हैं। आप यहाँ से बहुत ऐसी चीजें वनों के जो लकड़ी है उसके द्वारा निर्यात करते हैं और वहां से आपकी जो मुद्रा जो भारत को प्राप्त होती है वो बहुत ज्यादा मात्रा में प्राप्त होती है। और इसके द्वारा हम देखते हैं कि जो ऐसे उपयोगी पदार्थ है, फर्नीचर है, उनका हम विदेशों में निर्यात करते हैं। और औद्योगिक विकास में वनों की महत्वपूर्णता सबसे बड़ी जो कारगर सिद्ध हुई है, जो भारत के द्वारा देखी जाए तो चंदन की जो लकड़ी है उसको व्यवसाय के रूप में तो दूसरे देशों में जब निर्यात किया जाता है तो बहुत सारी मात्रा में आपको मुद्रा प्राप्त होती है। तो आप इकोनॉमिकली डेवलप हो सकते हो, इकोनॉमिकली अपना विकास कर सकते हो, भारत का विकास कर सकते हो। तो हम ये देखते हैं कि प्रत्यक्ष रूप में डायरेक्ट इंपॉर्टेंस है, प्रत्यक्ष रूप में हमें वनों का जो लाभ है वो इस प्रकार